उस वक्त एक लड़का जंगल के अंदर जान बचा के भाग रहा था। सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे कि अगर वो बच गया तो सबका काम खत्म हो जाएगा। लड़का खुद कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे मारने के लिए इतना डेस्परेट हंट चल रहा है। थक चुका था, सांस फूल रही थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? तभी अचानक किसी ने उसे किम जुड़ा कहकर रोका। वो सीधा एक क्लिफ के एज पर आ गया था। उसके रुकते ही एक मैजिकल ब्लास्ट उसके पास से गुजरा और सामने के ट्रीज उड़ा दिए। शॉक और डस्ट के बीच लड़के को तेज खांसी आने लगी और उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पुरानी इलनेस फिर से ट्रिगर हो गई है। अब वो बिल्कुल कॉर्नर हो चुका था। पीछे गहरी खाई और सामने एनिमीज। सोल्जर्स उसे उसके मिलिट्री टाइटल से बुला रहे थे और उनका लीडर जैंग डोंग उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था कि लड़का ऑलरेडी माना से रिजेक्ट है, एक यूजलेस इंसान जो वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। थोड़ी देर में पूरा प्लेटून उसे घेर लेता है, कंफर्म करते हुए कि अब उसका एंड पक्का है। पैनिक में लड़का पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब में सिर्फ इंसल्ट मिलता है। उसे ट्रैश बोला जाता है जो पहले ही मर जाना चाहिए था। फिर जैंग डोंग सोर्ड निकालकर कहता है कि उसने 29 साल तक जिंदा रहकर सिर्फ अपनी हर एक्सेलेंसी को इरिटेट किया है। तब लड़के को समझ आता है कि बात उसकी स्टेप मदर होंडा मित्सो की हो रही है। जैसे ही वो उसका नाम कैजुअली लेता है, ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे रिस्पेक्ट दिखाने को बोलता है। बिना टाइम वेस्ट किए लीडर उस पर अटैक कर देता है। लड़का बस आंखों के सामने आती तलवार को देख पाता है और अगले ही सेकंड उस पर डेडली स्लैश लग जाता है। खून उड़ता है और उसका बॉडी क्लिफ से सीधा नीचे गिर जाता है। अटैक के बाद जैंग डोंग अनाउंस करता है कि अब उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी स्टेप मदर के बच्चों को मिलेगी। वो उसे मॉक करते हुए गुड बाय बोलता है, जैसे सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका हो। और फिर स्टोरी अचानक 300 ईयर्स पीछे चली जाती है, यानी ईयर 2026 में। उस दिन दुनिया में एक अजीब एक्लिप्स हुआ था। सूरज अचानक डार्क हो गया और उसके साथ ही आसमान से एक मैसिव पिलर ऑफ लाइट गिरा। इसी इवेंट के साथ माना अर्थ पर आया और सब कुछ चेंज हो गया। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद 90% ह्यूमैनिटी एक सेकंड में ही डस्ट बन गई। वेदर कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया, सिटीज कोलैप्स होने लगी और पूरी सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। और अब स्टोरी वापस प्रेजेंट यानी 300 ईयर्स बाद पर फोकस करती है, जहां से असली कहानी स्टार्ट होती है। इस अपोकैलिप्टिक कियोस के बाद जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उन्होंने धीरे धीरे माना के साथ अडेप्ट करके एक नई सोसाइटी बना ली। लेकिन ये पीस ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। माना के साथ ही डेंजरस मॉन्स्टर्स और पॉइजनस प्लांट्स भी दुनिया में आ गए, जिससे एक और ब्लडी वॉर स्टार्ट हो गया। इस कांस्टेंट वॉर के बीच सोसाइटी ने एक हायरार्की बना दी जो मैजिकल पावर पर बेस्ड थी। जिनके पास स्ट्रॉन्ग माना था वो टॉप पर थे और जो रिजेक्ट थे वो बिल्कुल बॉटम पर, ऑलमोस्ट बेकार समझे जाते थे। हमारे एमसी का बैकग्राउंड यहाँ रिवील होता है। वो एक एलीट फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ उसका फादर एक पावरफुल मास्टर क्लास जनरल है। लेकिन आयरनी ये थी कि इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बावजूद वो खुद एक रिजेक्ट पैदा हुआ था। उसका बॉडी माना को हैंडल नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे वही माना उसे अंदर से पॉइजन कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है जब वो क्लिफ से गिर रहा होता है। उसकी कॉन्शियसनेस अचानक एक स्ट्रेंज एस्ट्रल स्पेस में जगती है, जहां चारों तरफ गैलेक्सीज जैसी विजुअल्स होती हैं। वहां उसे एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है जो कंप्लेन कर रहा होता है कि वो इमोर्टैलिटी अचीव करना चाहता था, लेकिन किसी अजीब जगह पर आ फंसा है जो उसके वर्ल्ड और किसी और दुनिया का मिक्स लग रही है। ओल्ड मैन सीधा लड़के को देखकर पूछता है कि क्या उसे पता है वो कहाँ है। तब एमसी अपने बॉडी को चेक करता है और अपनी बैक पर स्वॉर्ड वूंड देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद से ही कंफ्यूज होकर सोचता है कि इतनी डेडली फॉल के बाद भी वो कैसे जिंदा है। धीरे धीरे वो ओल्ड मैन उसके पास फ्लोट करते हुए आता है। उसकी प्रेजेंस से एक स्ट्रांग ऑरा फील होता है। वो लड़के को बोलता है कि सीधा खड़ा हो और अपना फेस क्लियरली दिखाए। जैसे ही ओल्ड मैन उसका चेहरा ध्यान से देखता है, वो अचानक शॉक हो जाता है। तब रिवील होता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि तैंग गुन अचे हैं, एक लेजेंडरी पॉइजन डीमन और तैंग क्लैन का लीडर। वो मार्शल वर्ल्ड में अपने हिडन वेपन्स और डेडली पॉइजन्स के लिए फेमस था। एक टाइम पर जब एक डिमोनिक कल्ट पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने पर तोला हुआ था, तब यही आदमी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना था। अपनी इनसेन पावर से उसने एनिमीज को क्रश कर दिया था, इवन एनिमी लीडर को टॉक्सिक स्लज में बदल दिया था। उसने पूरा मुरियम वर्ल्ड डोमिनेट किया था। अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में वो माउंटेन्स में मेडिकेशन कर रहा था इमोर्टैलिटी अचीव करने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान उसकी सोल बॉडी से अलग हो गई और वो ट्रू इमोर्टैलिटी की सर्च में निकल गया। और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उसकी सोल का कनेक्शन हमारे एमसी से हो गया। किस्मत के एक अजीब ट्विस्ट में दोनों की सोल्स परफेक्टली मर्ज हो गई।
जैसे ही ये मर्ज हुआ, पॉइजन डीमन की सारी मेमोरीज एक साथ लड़के के दिमाग में फ्लड हो गई। शॉक में लड़का उस ओल्ड मैन को देखकर पूछता है कि क्या वो सच में वही लेजेंडरी मास्टर है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी उस लड़के की मेमोरीज देख लेता है, उसकी मॉडर्न अर्थ वाली लाइफ और उसकी स्ट्रगल्स। ये सब देखकर मास्टर को समझ आता है कि दोनों के पास सिमिलर पोटेंशियल था, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग रही। उसे गुस्सा और पिटी दोनों फील होता है ये देखकर कि लड़के को सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से पूरी लाइफ इंसल्ट और सफरिंग मिली। फाइनली सिचुएशन समझने के बाद पॉइजन मास्टर एक्सप्लेन करता है कि ये जगह उन दोनों का शेयर्ड माइंड स्पेस है। अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करते हुए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी नॉलेज और पावर लड़के को ट्रांसफर करेगा। सीरियस टोन में मास्टर ने लड़के को बताया कि अगर वो इन नए टेक्निक्स के साथ प्रॉपरली ट्रेन करे तो सिचुएशन पूरी तरह रिवर्स हो सकती है। उसने कॉन्फिडेंस के साथ ये भी कहा कि एक दिन वो अपनी दुनिया का सुप्रीम रूलर बन सकता है। उस वक्त एमसी के अंदर एक नई होप जगती है। तभी अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश उनके शेयर्ड माइंड स्पेस में फैल जाता है, जो उन दोनों की सोल्स के कंप्लीट फ्यूजन को सील कर देता है। जाने से पहले मास्टर की आवाज लास्ट बार एको करती है। वो लड़के को एडवाइस देता है कि इस पावर को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करे और अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करे। उसके बाद उसकी प्रेजेंस कंप्लीटली वैनिश हो जाती है, सब कुछ एमसी के ऊपर छोड़कर। सीन वापस रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। लड़का धीरे से मास्टर का नाम बोलते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो अब भी डार्क फॉरेस्ट में पड़ा होता है, उसका फेस ब्लड से भरा हुआ। मुश्किल से खड़े होते हुए उसे समझ आता है कि ये सब हैलोसिनेशन नहीं था, क्योंकि सारी मार्शल नॉलेज अब भी उसके दिमाग में फ्रेश है। बॉडी में अनबेरेबल पेन फील करते हुए वो अपने खून से भरे हाथों को कस के पकड़ता है और होश में रहने की कोशिश करता है। जमीन पर घिसते हुए वो रियलाइज करता है कि अगर जिंदा रहना है तो तुरंत कुछ करना पड़ेगा। अपनी कंडीशन देखकर वो एक रिस्की डिसीजन लेता है, वो लेजेंडरी टेक्निक यूज करने का, जो जितना ज्यादा पॉइजन कंज्यूम करे उतनी ही पावरफुल होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके आसपास की जमीन डेंजरस पॉइजनस हर्ब से भरी हुई है। बिना सोचे समझे वो उन टॉक्सिक प्लांट्स को उठाकर सीधा मुंह में डाल लेता है और जोर से चबाने लगता है। हर बाइट के साथ उसे एक्सट्रीम पेन होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, जिंदा रहना। एक ट्रांस जैसी स्टेट में जाकर वो ट्राई करता है कि उस डेडली पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर प्योर मार्शल एनर्जी में कन्वर्ट करे। टेक्निक को लिमिट तक पुश करते हुए उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट होता है, जो उसके ऊपर लगे इनविजिबल रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ देता है, जो उसे अब तक रिजेक्ट बनाकर रखे हुए थे। उसकी आंखें अब सिनिस्टर ग्रीन ग्लो करने लगती हैं। अंदर से बदल चुका एमसी वाव करता है कि वो जिंदा रहेगा और अपना बदला जरूर लेगा, सबसे पहले उस कैप्टन से। दूसरी तरफ थोड़ी दूर सोल्जर्स फॉरेस्ट में सर्च कर रहे होते हैं, फ्लैशलाइट्स के साथ, ये कंफर्म करने के लिए कि टारगेट सच में मर चुका है या नहीं। वो कॉशियसली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बॉडी का कोई साइन नहीं मिलता। अचानक एक सोल्जर डार्क में लाइट डालता है और शॉक में देख लेता है कि लड़का अब भी जिंदा है। ये देखकर सब पीछे हटने लगते हैं, डर के साथ ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये पॉसिबल कैसे है। उन्हें लगता है कि लड़के का ऑरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। सिचुएशन देखकर वो डाउट करते हैं कि शायद ये कोई माना रिएक्शन है, क्योंकि वो पॉइजन के थ्रू एनर्जी बिल्ड कर रहा है। नर्वस होकर कैप्टन चिल्लाता है और ऑर्डर्स देता है कि उसे तुरंत खत्म करो, वरना वो बड़ा थ्रेट बन जाएगा। तभी अचानक लड़के के आसपास का पॉइजनस ऑरा वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, जो उसकी लास्ट रिमेनिंग लिमिटेशंस को भी तोड़ देता है। धीरे से आंखें खोलकर एमसी अपने एनिमीज को एक डेडली स्टेयर देता है। अगली ही मोमेंट में वो एक नाइफ निकालता है, जो डार्क एनर्जी से कोटेड होता है। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, रिवेंज। एमसी के चेहरे पर अब क्लियर ब्लडलस्ट दिख रहा होता है। अगले ही मोमेंट वो सडनली एब्सर्ड स्पीड से सोल्जर्स की तरफ डैश करता है, जैसे हवा को चीर रहा हो। इतनी फास्ट मूवमेंट देखकर सोल्जर्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते, उनकी आंखें शॉक में खुल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए लड़का अपने हाथों को देखकर रियलाइज करता है कि अब फाइनली उसके बॉडी में इंटरनल एनर्जी फ्लो हो रही है। फिस्ट्स टाइटन करते हुए वो इस नए पावर का रियल वेट फील करता है। काम लेकिन डेडली टोन में वो कहता है कि अब वो सबको उनके किए का रिटर्न देगा। फिर वो सीधा लेफ्टिनेंट जैंग डोंग को एड्रेस करता है, उससे कामली ग्रीट करते हुए, जैसे कोई पुराना हिसाब सेटल करना हो। इस पर लेफ्टिनेंट उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से, जबकि उसके पास कोई अवेकनिंग टैटू भी नहीं है। एमसी उसकी बात इग्नोर कर देता है और सिस्टम के बारे में सोचता है। इस वर्ल्ड में जो लोग माना अवेकन करते हैं, उनके फेस पर एक मार्क होता है जो उनका पावर रैंक बताता है, यूजर से लेकर मास्टर तक। उस हिसाब से जैंग डोंग सिर्फ एक इनिशिएट लेवल पर है, जो पुराने मार्शल आर्ट स्टैंडर्ड्स में थर्ड रेट वॉरियर के बराबर होता। एनिमी का लेवल समझकर एमसी उससे वॉर्न करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी खास नहीं है। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इंसल्ट चिल्लाते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ एमसी अपने आसपास ग्रीनिश पॉइजनस एनर्जी रिलीज करता है और वार्निंग देता है कि अब वो सब कुछ वापस करेगा। ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या वो गिरते वक्त दिमाग पर चोट खा गया है। गुस्से में आकर लेफ्टिनेंट सब सोल्जर्स को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है, ये वाव करते हुए कि इस बार लड़का बच नहीं पाएगा। फाइट स्टार्ट होने से पहले एमसी अपनी स्टांस लेता है और नोटिस करता है कि उसका माइंड अनयूजुअली काम है। तांगुन आचे की मेमोरीज की वजह से उसे एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर जैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है। चाहे वो माना से रिजेक्ट था, लेकिन पॉइजन डीमन का पाथ अब उसकी सोल में डीपली एनग्रेन्ड हो चुका था। फुली फोकस्ड होकर वो खुद से कहता है कि वो ये फाइट हैंडल कर सकता है। अगले ही मोमेंट वो पॉइजन ब्लेड टेक्निक यूज करके एक पावरफुल ग्रीन स्लैश रिलीज करता है। एनर्जी का ब्लास्ट सीधा सोल्जर्स को हिट करता है, जिससे वो जोर से पीछे उछल जाते हैं और एक के बाद एक गिरने लगते हैं। फिर वो घोस्ट स्टेप्स टेक्निक यूज करके लाइटनिंग स्पीड से अटैक्स डॉज करता है, इतना फास्ट कि वो आंखों से गायब होता लगता है। अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजन गैदर करके वो नेक्स्ट मूव प्रिपेयर करता है। पॉइजनस ब्लड पाम यूज करते हुए वो एनिमीज पर स्ट्राइक करता है, जिससे डेडली टॉक्सिन हवा में स्प्रेड हो जाता है। इम्पैक्ट के तुरंत बाद एक ग्रीन एक्सप्लोजन होता है जो सबको जमीन पर गिरा देता है और उनकी डिफेंसेस तोड़ देता है। स्मोक और केओस के बीच एक सोल्जर पैनिक में कमांडर को हेल्प के लिए पुकारता है। अब पेशेंस खत्म होते ही लेफ्टिनेंट एक फ्यूचरिस्टिक पिस्टल निकालता है और डायरेक्टली एमसी को मारने का ऑर्डर देता है। वो फायर करता है और वेपन से कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, लेकिन शॉट सिर्फ एमसी को ग्रेस करता है, ज्यादा डैमेज नहीं करता। स्मोक के बीच से वो स्मूथली स्लाइड करता हुआ निकलता है, बिल्कुल अनहार्म्ड। उसकी आंखें अब कोल्ड और पावरफुल लग रही होती हैं। काम टोन में वो कहता है कि अटैक बहुत स्लो था। ये देखकर लेफ्टिनेंट एक स्टेप पीछे लेता है। टेंशन क्लियरली बढ़ चुकी होती है। अब लेफ्टिनेंट को फाइनली सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है। उसे असली डेंजर का वेट फील होने लगता है। फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़े सोल्जर्स पॉइजन के इफेक्ट से तड़पने लगते हैं। खांसी करते हुए पूछते हैं कि उनके अंदर क्या इंजेक्ट किया गया है। एमसी कामली उनके पास चलते हुए बताता है कि पॉइजन के सामने अवेकेंड लोग भी उतने ही वल्नरेबल होते हैं जितने नॉर्मल लोग। ये सुनकर कैप्टन शॉक में आ जाता है और पूछता है कि बिना अवेकनिंग टैटू के कोई इतनी एडवांस कॉम्बैट स्किल्स कैसे यूज कर सकता है। इस पर लड़का उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर मास्टर टैंग ये सुनते तो इंसल्ट फील करते। फिर वो सार्कास्टिकली पूछता है कि कैसा लग रहा है जब पावर का पूरा फोर्स खुद पर फील होता है। ठंडी नजर से देखते हुए वो लेफ्टिनेंट को याद दिलाता है कि किसी को इंसेक्ट की तरह ट्रीट करना कितना डिस्गस्टिंग होता है। अब लेफ्टिनेंट के मुंह से ब्लैक ब्लड निकल रहा होता है। डर के मारे वो एमसी को सर कहकर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बिना किसी पिटी के एमसी उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। स्ट्रगल करते हुए लेफ्टिनेंट को फील होता है कि पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। डेस्परेट होकर वो एमसी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसे पता है उसके पीछे कौन है, लेकिन पॉइजन उसकी आवाज को चोक कर देता है। वो मुश्किल से मित्सु बोल पाता है और फिर बेहोश हो जाता है। अगली ही सेकंड एक ड्राई स्नैप के साथ एमसी उसकी गर्दन तोड़ देता है। उसका बॉडी जमीन पर गिर जाता है। ट्रेटर्स के खून से भरा हुआ एमसी एक मोमेंट के लिए वहां खड़ा रहता है, विक्ट्री के स्मोक के बीच। उसके चेहरे पर एक हल्की सी डार्क स्माइल आती है, जैसे वो रिवेंज का टेस्ट एंजॉय कर रहा हो। फर्म डिटर्मिनेशन के साथ वो डिसाइड करता है कि वो इतनी इजीली खत्म होने वाला नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और बैकग्राउंड एक्सप्लेन होता है कि ग्रेट वर्ल्ड केओस के बाद कोरिया, चाइना और जापान के मर्ज होने से सैल्मन एम्पायर बना था। एमसी का होम टाउन पाओ एक ड्राई रीजन है जो अब भी उसके फैमिली के कंट्रोल में है। एक लग्जूरियस मिलिट्री ऑफिस में एक ऑफिसर शॉक में पूछता है कि क्या तेजू को असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी तरफ से रिपोर्ट कंफर्म करती है कि जैंग डोंग की स्क्वाड ने रिकॉनेसेंस मिशन के दौरान उस पर सरप्राइज अटैक किया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लिफ के पास के एम्बुश के बाद लेफ्टिनेंट किम समहाउ बच गया, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और वो कंप्लीटली मिसिंग हो गया। फॉरेस्ट में जो ट्रेटर स्क्वाड थी उनके बारे में बोला गया कि वो मैजिकल बीस्ट्स के अटैक में मर गए जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये बिट्रेल एक्चुअली जापानीज अफिलिएटेड मर्सिनरीज ने प्लान किया था। ये सब सुनने के बाद जनरल का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है, लेकिन क्लियरली वो खुश नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद एमसी का फादर तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसकी करंट वाइफ मित्सुई का काम है। होंडा मित्सुई एक पावरफुल जापानीज फैमिली की बेटी है और एमसी की स्टेप मदर है, जो हमेशा चाहती थी कि लड़का मर जाए ताकि पाओ की लैंड सीधा उसके अपने बच्चों को मिल सके। वो सालों से वेट कर रही थी कि एमसी अपनी इलनेस की वजह से मर जाए।
लेकिन जब लड़का 29 साल की एज तक भी जिंदा रहा तो उसने कंट्रोल खो दिया और अपने फैमिली के थ्रू उसे एलिमिनेट करवाने का प्लान बना दिया। सिचुएशन को समझकर जनरल क्वाइटली एडमिट करता है कि मैटर अब काफ़ी सीरियस हो चुका है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हॉर्नलैंड्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रहे थे और उन्हें अर्जेंटली जापानीज साइड से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। इस सिचुएशन को देखते हुए जनरल ने कोल्ड और कैलकुलेटिंग डिसीजन लिया कि अपनी प्राइड साइड में रखकर इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसका सबऑर्डिनेट तुरंत समझ गया कि ऑर्डर क्या है। वो अग्री करता है कि असैसिनेशन की सारे प्रूफ्स और ट्रैक्स क्लीन कर दिए जाएंगे। ये बोलकर वो रूम से निकल जाता है, जनरल को अकेला छोड़कर। अकेले में वो फादर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने लगता है। उसके हिसाब से रिजेक्टेड बेटा वैसे भी माना ओवरलोड की वजह से जल्दी मरने वाला था। अपने दिमाग में वो कंक्लूड करता है कि एक कर्स्ड बेटे के लिए वॉर स्टार्ट करने से बेटर है कि बाकी हेल्दी एयर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। विंडो के बाहर देखते हुए वो फाइनल डिसीजन ले लेता है। वो लड़के को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। उसके हिसाब से अगर लड़का जिंदा रहना चाहता है तो उसे छुपकर ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। सीन शिफ्ट होता है एम्पायर के बॉर्डर पर, जहां एमसी जुरिसन माउंटेन के टॉप पर खड़ा होता है, एक हैवी बैकपैक के साथ। वहां से वो एक मैसिव सिटी को देख रहा होता है, फ्री सिटी गुरी। उसके पास खड़ा एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर, जिसे सब चीफ बुलाते हैं, उससे पूछता है कि क्या ये उसकी पहली विजिट है। थोड़ी हंसी के साथ वो कहता है कि लगता है लड़का नया है, तभी इतना इंप्रेस हो रहा है। एक्सप्लेन किया जाता है कि 300 साल पहले गुरी बस साउथ कोरिया का एक छोटा सा टाउन था, लेकिन माना के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। जुरिसन माउंटेन्स डेंजरस मॉन्स्टर्स से भर गए और एम्परर ने इस रीजन को फ्री हंटिंग ग्राउंड डिक्लेयर कर दिया। मॉन्स्टर्स को मारने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मैजिकल आइटम्स पर टैक्स हटा दिया और इल्लीगल गुड्स पर भी आंख बंद कर ली। इसके बाद दुनिया भर के मर्सिनरीज यहां आ गए, इजी मनी के लिए। इसी वजह से गुरी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया, जो एम्पायर के टोटल आइटम्स का लगभग 20% प्रोड्यूस करता है। लेकिन चीफ वॉर्न करता है कि जितनी ये जगह रिच है, उतनी ही डेंजरस भी। सिटी क्रिमिनल्स से भरी हुई है। माउंटेन से नीचे उतरने से पहले टीम लीडर सबको बोलता है कि मूव करो और अपने काम पर फोकस करो। एमसी चुपचाप अपना बैकपैक एडजस्ट करता है और बिना कुछ बोले अग्री करता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपने गोल पर है। आर्मी के एम्बुश से बचने के बाद उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। एक रेनी नाइट में उसने डिसाइड किया कि वो सबसे टाइस तोड़ देगा और सिर्फ स्ट्रांग होने पर फोकस करेगा। अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उसने एक सिंपल बैगेज कैरियर का डिस्गाइज लिया और मॉन्स्टर हंटिंग में काम शुरू कर दिया। क्योंकि उस रीजन में एम्परर का कंट्रोल वीक है, उसकी फैमिली के लिए उससे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही जुरिसन फॉरेस्ट पॉइजनस हर्ब्स और टॉक्सिक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, जो उसकी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। अब वो मार्शल आर्ट्स के पाथ पर चल रहा है। उसे खुद थोड़ा अजीब लगता है ये सब, लेकिन वो अपनी इनहेरिटेड पावर पर पूरा ट्रस्ट करता है। किस्मत के ट्विस्ट से पॉइजन डीमन तंगगुन अचे की सोल उसके साथ मर्ज हो गई थी, बिल्कुल उसके मरने से पहले। आयरॉनिकली होंडा मित्सुई के असैसिनेशन प्लान ने ही उसे ये अल्टीमेट पावर दे दी। अभी उसके पास रिवेंज के लिए न स्ट्रेंथ है न रिसोर्सेज, इसलिए वो पोर्टर का काम करता हुआ धीरे धीरे अपनी पावर बिल्ड कर रहा है। चलते वक्त चीफ कैजुअल बात स्टार्ट करता है और लड़के से पूछता है कि उसके हिसाब से उनकी टीम में सबसे स्ट्रांग कौन है। वो आगे चल रही एक रेड हेड सॉर्ड्स वुमन की तरफ पॉइंट करके बताता है कि उसका नाम लेहा न्यू है और वो ऑलरेडी एक रेगुलर रैंक प्रोफेशनल हंटर है। इस वर्ल्ड में रेगुलर रैंक इनिशिएट से एक लेवल ऊपर होता है, जो क्लियरली उसके टैलेंट को शो करता है। थोड़ी दूर से ऑब्जर्व करते हुए एमसी को ग्रुप की एक और फीमेल हंटर का माना फ्लो थोड़ा अजीब लगता है। अचानक उस औरत की आंखें उलट जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इंस्टेंटली टीम पैनिक हो जाती है। उन्हें समझ आता है कि उसे एक 3 स्ट्राइप्ड वेरिएंट मस्कीटो ने अटैक किया है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक सिंपल इंसेक्ट से सब इतना डर क्यों रहे हैं। बिना डिले किए लेहा न्यू आगे बढ़ती है और एक फायर स्पेल प्रिपेयर करती है। उसकी आंखें फ्लेम जैसी ग्लो करने लगती हैं जब वो जाइंट मस्कीटो को टारगेट करती है। वॉर क्राई के साथ वो एक पावरफुल फायरबॉल लॉन्च करती है, जो सीधा इंसेक्ट को हिट करता है और 1 सेकंड में उसे जलाकर खत्म कर देता है। शॉक सेटल होने के बाद एमसी चीफ से पूछता है कि सिर्फ एक बाइट से सब लोग इतने पैनिक क्यों हो गए थे। चीफ सीरियस टोन में बताता है कि अगर वो इंसेक्ट किसी को काट ले तो उसका माना इंस्टेंटली बॉडी से वैनिश हो जाता है और बंदा तुरंत बेहोश हो जाता है।
ये सुनकर एमसी को रियलाइज होता है कि ये सिम्टम्स बिल्कुल मास्टर टैंग की पॉइजन नॉलेज से मैच करते हैं। चुपचाप वो बेहोश पड़ी वुमन के पास जाता है और अपनी पॉइजनस स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक टेस्ट करने का डिसाइड करता है। उसके हाथों से ग्रीन एनर्जी निकलती है और वो धीरे धीरे टॉक्सिन को उसके बॉडी से निकाल देता है। अगले ही मोमेंट वुमन झटके से होश में आती है और कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या हुआ। एमसी अपने हाथों को देखकर समझ जाता है कि उसने सिर्फ पॉइजन रिमूव नहीं किया बल्कि उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया है। लेकिन टीम को ये बात नोटिस नहीं होती। चीफ सिचुएशन को देखकर सजेस्ट करता है कि उन्हें रिट्रीट करना चाहिए क्योंकि उनके पास एंटी इंसेक्ट गियर नहीं है। तभी अचानक बुशेज में से एक लाउड नॉइज आता है जो सबका अटेंशन खींच लेता है। टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है। लीडर को एक हैवी प्रेजेंस फील होती है और सब अपने वेपन्स निकालकर बैटल फॉर्मेशन में आ जाते हैं। टेंशन के बीच बुशेज से एक छोटा सा हार्मलेस बनी बाहर आता है। ये देखकर सब लोग रिलीफ फील करते हैं और हंसने लगते हैं, सोचते हुए कि वो बस अननेसेसरी पैनिक कर रहे थे। लीडर भी थोड़ा रिलैक्स होकर सबको बोलता है कि काम हो जाओ और वापस चलने की तैयारी करो। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, रिलीफ से सीधा टेरर में। रेड हेड स्वॉर्ड्सवुमन रिएक्ट करने से पहले ही एक पावरफुल फोर्स उसे दूर उड़ा देती है। एक जायंट क्लब जमीन पर गिरता है जिससे टीम की फॉर्मेशन टूट जाती है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। फॉरेस्ट के अंधेरे से एक मस्कुलर ऑर्क सामने आता है और उसके पीछे पूरा एक बटालियन निकलता है। बिना वार्निंग के वो सब मर्सनरीज को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनका एस्केप रूट कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। अब सिचुएशन एक डेडली एम्बुश में कन्वर्ट हो चुकी होती है। टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। रेड हेड स्वॉर्ड्सवुमन दर्द के बावजूद चिल्लाकर ग्रुप को ऑर्डर देती है कि वुंडेड को उठाओ और तुरंत भागो। वो खुद फायर मैजिक यूज करके टाइम बाय करने की कोशिश करती है। इस बीच चीफ डेस्परेट होकर एमसी को बुलाता है और कहता है कि वो बाकी पोर्टर्स के साथ रिट्रीट करे, लेकिन एमसी बिल्कुल काम रहता है। वो अपनी जैकेट एडजस्ट करता है और सीधा बोलता है कि सब लोग आगे बढ़ें क्योंकि वो यहीं रुकेगा। लीडर उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर याद दिलाता है कि वो सिर्फ पोर्टर्स हैं, फाइटर्स नहीं। लेकिन एमसी कोल्ड टोन में कहता है कि वो इंजर्ड वुमन का ध्यान रखे और ये भी अश्योर करता है कि उसका रुकना सिचुएशन को और खराब नहीं करेगा। अर्जेंसी को समझते हुए वो फर्म टोन में बोलता है कि आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है और वो डिस्टेंस से कवर प्रोवाइड करेगा। आखिरकार चीफ उसकी जिद मान लेता है, उसे वार्न करता है कि खुद को रिस्क में ना डाले और वुंडेड को लेकर वहां से निकल जाता है। अब एमसी और रेड हेड मेज अकेला रह जाते हैं। एमसी क्विकली सिचुएशन एनालाइज करता है और नोटिस करता है कि ऑक्स का अटैक रैंडम नहीं बल्कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी तरफ मेज गुस्से में फायर स्पीयर्स लॉन्च करती है और मॉन्स्टर्स पर अटैक करती रहती है। फाइट के बीच वो अचानक चिल्लाती है कि एक ऑर्क डिफेंस तोड़कर निकल गया है और सिविलियंस की तरफ बढ़ रहा है। वो ऑर्क फ्लेम्स को इग्नोर करता हुआ सीधा भागते हुए ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। मेज इरिटेटेड होकर उसे रोकने के लिए एक और पावरफुल स्पेल प्रिपेयर करती है। एक स्विफ्ट मूव में वो एक मैसिव वॉल ऑफ फायर क्रिएट करती है जो उस ऑर्क का रास्ता ब्लॉक कर देती है और उसे जलाकर खत्म कर देती है। फायर की हीट से बैटलफील्ड में स्मोक भर जाता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी बीच मेज को अचानक अपने पीछे एक हैवी प्रेजेंस फील होती है और वो शॉक में जम सी जाती है। दूर खड़ा एमसी पूरी फोर्स से चिल्लाता है और उसे तुरंत नीचे झुकने को बोलता है। स्मोक के अंदर से एक दूसरा ऑर्क निकलता है अपनी बड़ी एक्स लेकर, जो सीधा मेज के हेड पर अटैक करने वाला होता है। सीन अचानक शिफ्ट होता है, नॉर्मल वर्ल्ड से दूर एक अलग ही डायमेंशन में जिसे इमॉर्टल रेल्म कहा जाता है। ये जगह क्लाउड्स के बीच फ्लोटिंग आइलैंड्स और सेलेस्टियल माउंटेन्स से भरी होती है, एक तरह का डिवाइन पैराडाइस। यहाँ टैंगन अकेचे खड़ा होता है अपनी बैक से व्यू देखते हुए। वो सोचता है कि यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ तक पहुँच पाया क्योंकि उसकी सोल का फ्यूजन एमसी तेजू से हुआ था जो माना वर्ल्ड में रह रहा था। अर्थ की मेमोरीज और अलग रियलिटीज के क्लैश ने उसे वो अंडरस्टैंडिंग दी जिससे वो अपनी मॉर्टल लिमिट्स तोड़ पाया और फाइनली इमॉर्टैलिटी अचीव कर ली। लेकिन अगले ही मोमेंट उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करता है कि उसकी वेन्स उभर आती हैं। उसके अंदर इंटेंस गुस्सा भर जाता है। वो रियलाइज करता है कि ये इमॉर्टल रेल्म कोई पैराडाइस नहीं बल्कि एक प्रिजन है जहां पावरफुल बीइंग्स फंसे हुए हैं। वो सार्कास्टिकली हंसता है और ऊपर स्काई की तरफ इशारा करता है जहां इमॉर्टल्स एक दूसरे से इनसेन बैटल्स लड़ रहे होते हैं। फ्लाइंग आइलैंड्स के बीच ये मास्टर्स डिस्ट्रक्टिव अटैक्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। टैंग उनकी स्पीड देखकर इरिटेटेड हो जाता है और समझता है कि ये जगह उतनी सिंपल नहीं है जितनी उसने सोची थी। टेंशन यहाँ भी उतनी ही डेंजरस है। इमोर्टल रेल में खड़े टैंगो नचे को एहसास होता है कि उसने अपनी मोर्टल लाइफ के सालों को बस इस कियोटिक जगह तक पहुंचने के लिए लगा दिया जहां सब लोग बीस्ट की तरह लड़ रहे हैं।
फिर भी इरिटेशन के बावजूद वो पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता है, क्योंकि इसी जगह की वजह से उसका कनेक्शन एमसी के साथ बना हुआ है। सेलेस्टियल स्काई की तरफ देखते हुए वो धीरे से सोचता है कि नीचे दुनिया में लड़का कैसा कर रहा होगा। वो होप करता है कि इतनी हार्श कंडीशंस के थ्रू लड़का स्ट्रांग बनेगा और अपनी पावर से खुद की हैप्पीनेस ढूंढ पाएगा। मास्टर के हिसाब से इमोर्टल्स की मैडनेस को सर्वाइव करने के लिए लड़के को पॉइजनस स्पिरिचुअल आर्ट के 7th स्टार तक पहुंचना पड़ेगा और जल्दी ग्रो करना होगा। नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ वो फ्यूचर रियूनियन की उम्मीद करता है और डिसाइड करता है कि तब तक वो नई टेक्निक्स डेवलप करेगा। तभी अचानक एक फ्लाइंग रॉक उसके पास से निकलता है जो उसका सर ऑलमोस्ट तोड़ देता। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि कोई स्वॉर्ड मेज उसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है। पागल सी हंसी के साथ वो एनिमी पर चार्ज करता है, अपने रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए। सीन वापस अर्थ पर शिफ्ट होता है। बैटलफील्ड में एक ऑर्क फ्लेम्स के थ्रू ब्रेक करता है और अपनी एक्स से अटैक करने वाला होता है, तभी एक आवाज मेज को वॉर्न करती है कि वो झुक जाए। एक्स हवा को चीरती हुई निकलती है और रेड हेड मेज को नैरोली मिस करती है। मेज फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करती है, लेकिन उसे टाइम नहीं मिलता। इसी मोमेंट बुशेस से एक ग्रीन ऑरा लाइटनिंग स्पीड से निकलता है और ऑर्क को डायरेक्ट हिट करता है, उसे जोर से पीछे फेंक देता है और मेज की लाइफ लास्ट सेकंड पर बच जाती है। उसके बाद एमसी स्मूथली स्लाइड करता हुआ बैटलफील्ड पर लैंड करता है, रेडी टू टेक कंट्रोल। फोकस्ड होकर वो सोचता है कि अब वो अपनी न्यू वाइड एरिया हिडन वेपन्स टेक्निक टेस्ट करेगा। एक स्मूथ मोशन में उसके हाथ से डजन्स ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉइन्स शूट होते हैं जो पूरी ऑर्क बटालियन को टीयर थ्रू कर देते हैं जैसे वो कुछ भी ना हो। ये प्रोजेक्टाइल्स फ्लैश और बोन को इजीली पियर्स करते हुए 1 सेकंड से भी कम टाइम में सब एनिमीज को खत्म कर देते हैं। अटैक के बाद बैटलफील्ड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, सिर्फ ब्लड की स्मेल रह जाती है। एमसी सॉफ्टली लैंड करता है और अपने कॉइन्स को जमीन पर गिरते हुए देखता है। थोड़ा सरप्राइज्ड होकर वो एक्सेप्ट करता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबको एक ही मूव में वाइप आउट कर देगा, लेकिन उसे ये काफी सेटिस्फाइंग लगता है। पास में मेज अब भी अनकॉन्शियस पड़ी होती है, जिसे देखकर एमसी थोड़ा अनश्योर हो जाता है कि उसके साथ क्या करे। लेकिन वो ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता और डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। उसका मेन प्लान क्लियर होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना, ताकि इस मैसेकर की न्यूज़ एम्पायर तक, स्पेशली उसके फादर तक ना पहुंच सके। एक हल्की सी स्मर्क के साथ वो मेंटली टैंग गुन अचे को थैंक्स बोलता है, जिसने सिर्फ 1 महीने में उसकी पूरी रिजेक्टेड लाइफ चेंज कर दी। अपना सामान पैक करते हुए उसे याद आता है कि उसने अपने इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स अभी तक प्रॉपरली हाइड नहीं किए। ये सोचकर उसे थोड़ा इरिटेशन होता है, क्योंकि एविडेंस क्लीन करना भी एक हेडेक है। फिर वो जमीन पर झुककर सब कुछ क्वाइटली हैंडल करने लगता है, टेंशन अब भी खत्म नहीं हुई होती। जमीन पर झुककर एमसी अपने स्कैटर्ड कॉइन्स कलेक्ट करने लगता है। वो हल्की सी कंप्लेन करता है कि उसकी ये टेक्निक काफी कॉस्टली है, क्योंकि हर बार इतना मटेरियल यूज होता है। कॉइन्स उठाते हुए उसे याद आता है कि जब वो टेक्निक के 7th लेवल तक पहुंच जाएगा तब ये वेपन्स ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना होगा। लास्ट कॉइन ढूंढते हुए वो आसपास नजर डालता है और एक बड़े ट्री के पास जाता है। जैसे ही वो बार्क में अटका हुआ कॉइन निकालता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उस कॉइन के साथ एक 3 स्ट्राइप्ड वेरिएंट मस्कीटो भी ट्री पर पिंड होता है, जो अभी भी हल्की मूवमेंट कर रहा होता है। ये देखकर एमसी का दिमाग तुरंत काम करने लगता है। वो अपने हाथ में माना फ्लो करता है और उस टॉक्सिन की एग्जैक्ट फीलिंग को मैच करता है जो कुछ देर पहले स्वॉर्ड्स वुमन को अफेक्ट कर चुका था। उसे याद आता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंसेक्ट इस रीजन का नेचुरल पार्ट नहीं है, मतलब ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है। वो डिस्गस्ट के साथ इंसेक्ट को एनालाइज करता है और समझता है कि इसका रियल डेंजर बाइट नहीं, बल्कि वो पॉइजन है जो बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी को डिसॉल्व कर देता है। इस इफेक्ट की वजह से कोई भी मेज टेम्परेरीली अपना माना कंट्रोल खो देता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। एमसी इसे कंपेयर करता है पुराने मार्शल वर्ल्ड के एक एनर्जी डिस्पर्सिंग टॉक्सिन से, जो काफी कॉमन था। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को अभी तक इस पॉइजन का प्रॉपर क्योर नहीं पता, लेकिन एमसी ऑप्टिमिस्टिक रहता है। उसे लगता है कि अगर वो टैंक गन एके की मेमोरीज का यूज करे तो वो इसका एंटीडोट बना सकता है। विदाउट हेजिटेशन वो एक रिस्की स्टेप लेता है। वो मस्कीटो को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चबा लेता है ताकि उसका एसेंस समझ सके। ये काफी क्रेजी एक्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ एनालिसिस पर फोकस करता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो कंफर्म करता है कि इस पॉइजन के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है जो उसने अपनी इनहेरिटेड मेमोरीज में देखे थे। ये समझकर उसके चेहरे पर एक कैलकुलेटिंग स्माइल आती है। अब उसका प्लान क्लियर होता है। आसपास के हर्ब्स कलेक्ट करके वो एक एंटीडोट बना सकता है। वो डिसाइड करता है कि कैंप पर वापस जाकर रेसिपी टेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें उसे प्रॉफिट का भी चांस दिख रहा है। लेकिन उसका ये काम मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक जमीन हल्की सी शेक होने लगती है।
एमसी इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है और उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं क्योंकि उसे पीछे से एक स्ट्रेंज ऑरा फील होती है। ट्रीज के अंधेरे से एक मैसिव ऑर्क बाहर आता है जिसके बॉडी पर यूनिक टैटूज बने होते हैं। ये नॉर्मल ऑर्क से काफी अलग होता है, उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो कर रही होती हैं और वो ह्यूमन लैंग्वेज में कमांड देता है कि इंसान मर जाए। उसकी साइज और बिहेवियर देखकर एमसी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं बल्कि एक रेयर अवेकेंड एलीट है। मर्सनरी र्यूमर्स याद करके वो रियलाइज करता है कि ये मॉन्स्टर एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी में आता है। सिचुएशन को देखकर वो टेंस हो जाता है और सोचता है कि माउंटेन्स में इतनी एबनॉर्मल चीजें एक साथ क्यों हो रही है। तभी वो एलीट और गुस्से में रॉर करता है और बिना डिले के अपनी एक्स उठाकर एमसी पर फुल फोर्स से अटैक करता है। टेंशन फिर से पीक पर पहुंच जाता है और तुरंत अपने टारगेट पर फोकस करता है और एक क्लीन डेडली स्ट्राइक के लिए एक्स उठाता है। जब वो अटैक लैंड करता है तो उसका इम्पैक्ट इतना हैवी होता है कि जमीन फट जाती है, फिशर्स बन जाते हैं और पूरा एरिया हिल उठता है। एमसी लास्ट मोमेंट पर अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसे उस स्ट्राइक की हवा अपनी बैक पर फील होती है। थोड़ा दूर लैंड करते ही वो सिचुएशन असेस करता है और समझ जाता है कि नॉर्मल अटैक्स शायद इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करेंगे। वो अपने बैग से कॉइन्स निकालता है और डिसाइड करता है कि सीधा फुल पावर यूज करे। एनर्जी गैदर करके वो अपनी टेक्निक का हायर लेवल एक्टिवेट करता है, जिससे कॉइन्स एक बड़े कोन शेप्ड अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे वो सिंगल फ्लैश कहता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड अटैक सीधा ऑर्क के चेस्ट की तरफ शूट होता है, लेकिन एलीट ऑर्क तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी मैसिव ब्लैक एक्स को शील्ड की तरह यूज करता है। अटैक उस पर टकराता है, लेकिन सिर्फ एक थर्ड के साथ डिसिपेट हो जाता है, कोई रियल डैमेज नहीं होता। स्मोक क्लियर होने के बाद एमसी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये एनिमी नॉर्मल लेवल का नहीं है। वो कंक्लूड करता है कि अगर इतना पावरफुल सिंगल अटैक भी फेल हो गया तो मल्टीपल अटैक्स करना भी बेकार होगा। दूसरी तरफ रेड आइड ऑर्क हैवी ब्रीदिंग के साथ सिर्फ उस पर फोकस करता है, क्लियरली रेडी फॉर नेक्स्ट अटैक। एमसी कॉइन्स को साइड में रख देता है और अपने हाथ में डेंस पॉइजन गैदर करता है। ब्लड सील पाम यूज करने का प्लान बनाता है, लेकिन चार्ज करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो थोड़ा हेजिटेट कर गया था, जो कि एक क्रिटिकल मिस्टेक थी। वो अपने आप पर फ्रस्ट्रेट होता है और सोचता है कि अगर मास्टर टैंग ये देखता तो उसे कितना वीक समझता। तब उसे समझ आता है कि कुछ वीक एनिमीज को इजीली हराने के बाद वो थोड़ा एरोगेंट हो गया था। अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए वो अपनी पूरी बॉडी को ग्रीन टॉक्सिक ऑरा से कवर कर लेता है। अब वो फुली सीरियस हो चुका होता है और डिसाइड करता है कि अब कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। हाई स्पीड से चार्ज करते हुए वो ऑलमोस्ट साउंड बैरियर ब्रेक कर देता है। उसका टॉक्सिक ऑरा और ऑर्क की एक्स एक दूसरे से टकराते हैं और कोलिजन इतना पावरफुल होता है कि पूरा फॉरेस्ट शेक हो जाता है। ग्रीन शॉकवेव निकलती है जो आसपास के ट्रीज को तोड़ देती है। इम्पैक्ट के बाद एमसी खून थूकता है और उसे अपनी बोन्स पर हैवी प्रेशर फील होता है। जमीन पर गिरने से पहले ही उसे डैमेज का एहसास हो जाता है। ऑर्क अपनी एक्स को फिर से जमीन पर स्लैम करता है, जिससे और भी डस्ट और शॉकवेव्स क्रिएट होते हैं। डस्ट सेटल होने के बाद ऑर्क कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है, जबकि एमसी जमीन पर पड़ा होता है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। वो खांसी करते हुए समझता है कि उसका अटैक इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस मॉन्स्टर के स्टोन लाइक बॉडी को डैमेज कर सके, लेकिन वो हार नहीं मानता। पेन को इग्नोर करते हुए वो डीप ब्रेथ लेता है और डिसाइड करता है कि अगर फाइट ब्रूट फोर्स की है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। अपने फिस्ट्स क्लेंच करते ही उसका ग्रीन ऑरा फिर से एक्टिवेट होता है, इस बार पहले से भी ज्यादा इंटेंस। अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ हजारों पॉइजनस थ्रेड्स निकलते हैं जो सीधा ऑर्क के बॉडी को सराउंड कर लेते हैं। ये थ्रेड्स लाइटनिंग स्पीड से उसके आर्मर और स्किन को टेयर करने लगते हैं। ऑर्क पर हुआ डैमेज देखकर एमसी खुद शॉक हो जाता है। जाइंट मॉन्स्टर धीरे धीरे गिरकर जमीन पर कोलैप्स हो जाता है और वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहता है, समझने की कोशिश करता हुआ कि उसने इतनी इजीली इतना बड़ा एनिमी कैसे डिफीट कर दिया। कंफ्यूज्ड होकर वो अपना सर स्क्रैच करता है और सोचता है कि पोर्टर ग्रुप को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा। तभी अचानक एक हेविली आर्म्ड एडवेंचरर्स का ग्रुप वहां पहुंच जाता है। उनमें से एक सूटेड आदमी सीन को एनालाइज करता है और एमसी पर फोकस करता है। वो नोटिस करता है कि लड़के के फेस पर कोई अवेकनिंग टैटू नहीं है। ये देखकर वो डायरेक्टली पूछता है कि बिना माना के एक नॉर्मल आदमी कैसे पूरी होड़ को अकेला खत्म कर सकता है। वो आदमी अपनी प्रेजेंस से काफी इंटिमिडेटिंग लगता है और जवाब डिमांड करता है। तब रिवील होता है कि वो लीड जुंगाक है, नूडन गिल्ड का मास्टर और गुलाई वॉचर्स का कैप्टन। उसकी ओवरवेलमिंग ऑरा फील करके एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए वो केयरफुली एक्ट करता है और अपना पॉइजन सीक्रेट हाइड करने का डिसीजन लेता है। वो सीधा हम्बल पोस्चर में झुक जाता है। तभी पोर्टर चीफ भागते हुए वहां पहुंचता है और उसका नाम चिल्लाता है। वो एमसी को इग्नोर करके तुरंत पूछता है कि उनका कार्गो सेफ है या नहीं। एमसी सिचुएशन समझकर स्मार्टली रिस्पॉन्ड करता है।
वो ली जुंगक की तरफ पॉइंट करके कहता है कि वो टाइम पर आकर सबको बचा गया। ये सुनकर चीफ तुरंत शॉक में आ जाता है और रिस्पेक्टफुली बो करता है, उसका थैंक्स करता है और डीले के लिए माफी मांगता है। बैकग्राउंड में एक्सप्लेन होता है कि गुरई एक फ्री सिटी है जहां एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। यहाँ एक ऑटोनमस कमिटी रूल करती है और ली जुंगाक उन 3 पावरफुल लोगों में से एक है जो पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल करते हैं। चीफ डर के मारे एमसी को धीरे से बोलता है कि उन्हें शायद ब्राइब देनी पड़े, वरना गिल्ड उन्हें क्रश कर सकती है। वो एमसी को फोर्स करता है कि प्रॉपरली थैंक्स बोले उस इंसान को जिसने सपोजिडली उनकी जान बचाई। दूसरी तरफ ली जुंगाक एमसी को सस्पिशियस नजर से देख रहा होता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वो सच में सिर्फ एक नॉर्मल पोर्टर है। एमसी अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखता है और नर्वस लाफ के साथ कहता है कि एक्चुअली रेड हेड मेज ने ही सब ऑक्स को खत्म किया था और फिर एग्जॉशन की वजह से बेहोश हो गई। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसी वक्त गिल्ड के सोल्जर्स अनकॉन्शियस सोर्ड्स वुमन को उठाकर ले आते हैं और इनडायरेक्टली उसकी स्टोरी कंफर्म हो जाती है। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए ली जुंगाक अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि सब कुछ कलेक्ट करो और वहां से निकल जाओ। जाने से पहले वो फॉरेस्ट की तरफ देखकर थोड़ा सस्पिशियस फील करता है, लेकिन डिसाइड करता है कि अभी और इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। जाते जाते वो एमसी को वार्निंग देता है कि गुरई में ट्रबल क्रिएट न करे, वरना अगला इनकाउंटर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके जाते ही चीफ रिलीफ की सांस लेता है और खुश होता है कि वो डेंजरस सिचुएशन खत्म हो गई। वो एमसी को एडवाइस करता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट न बने और सिटी में सर्वाइव करने के लिए लो प्रोफाइल रखे। वो स्पेसिफिकली वार्न करता है कि गिल्ड से जितना हो सके दूर रहें और शैडो की तरह जिएं। ये सब सुनकर एमसी थोड़ा क्यूरियस होता है और पूछता है कि क्या ली जुंगाक सच में इतना डेंजरस इंसान है। एमसी के सवाल पर चीफ सीधा जवाब देता है कि ली जुंगाक सिर्फ एरोगेंट नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह करप्ट है। वो बताता है कि वो सिर्फ हीरो होने का ड्रामा करता है, जबकि एक्चुअली क्रिमिनल से पैसे लेकर अपना काम चलाता है। थोड़ी थकी हुई टोन में चीफ कहता है कि इस दुनिया में मास्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स जैसे होते हैं, उनसे लड़ना बेकार है, उनसे जितना दूर रह सकते हो उतना बेटर है। ये बात एमसी को क्लियरली समझ आ जाती है। अपना फटा हुआ बैकपैक एडजस्ट करते हुए वो चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो खून के पडल में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और पिछले 1 महीने के सर्वाइवल के बारे में सोचता है, जब से उसकी सोल फ्यूजन हुई थी। अपने एक्शंस को याद करके उसे थोड़ी शर्म महसूस होती है। वो अपना सर झुकाता है और अंदर ही अंदर मास्टर टैंग गन एचे से माफी मांगता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो बदलेगा। उसकी आंखें हल्की ग्रीन ग्लो करती हैं जब वो डिसाइड करता है कि अब वो वीक या कंप्लेसेंट नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी पावर मिलने के बाद केयरलेस बिहेव नहीं करेगा। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है, शाम होती है और गुरी सिटी लाइट से जगमगाने लगती है, एक डेवलप्ड फ्री मेट्रोपोलिस का व्यू दिखाता हुआ। ये रीजन इतना डेंजरस है कि बहुत कम डॉक्टर्स यहाँ हॉस्पिटल्स खोलने की हिम्मत करते हैं। सीरियस इंजरी ट्रीट करना मुश्किल होता है। जो हीलर्स हिडन प्लेसेस में काम करते हैं वो मोस्टली फ्यूजिटिव मर्सनरीज होते हैं, इसलिए नॉर्मल लोग उनसे दूर ही रहते हैं। इसी वजह से सिटी के ड्रग स्टोर्स काफी पावरफुल बन चुके हैं। ये शॉप्स वुंडेड लोगों को क्विकली ट्रीट करते हैं। यहाँ फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट से फुल परमिशन होती है कि वो डायरेक्टली मैजिकल आइटम्स और मेडिसिन सेल करें। मर्सनरीज भी रिस्क लेने के बजाय डायरेक्टली यहाँ से एक्सपेंसिव पोशंस लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सेफ होता है। इस हैवी रेन के बीच एमसी हुड और मास्क पहने हुए एक शॉप के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में 3 छोटी ब्राउन वाइल्स होती हैं जो गोल्डन लिक्विड से भरी होती हैं। थका हुआ होने के बावजूद वो धीरे से बोलता है कि उसने 1 महीना लगाया है ये केमिकल मास्टरपीस बनाने में। उसका फोकस क्लियर है, पैसे कमाना। वो खुश होता है कि उसने पॉइजन स्पिरिचुअल आर्ट का 3rd फेज अचीव कर लिया है, जिससे अब वो इजीली वीक मॉन्स्टर्स से नहीं हारेगा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और डिसाइड करता है कि अगर ये डील हो गई तो उसे माउंटेन पर पोर्टर का काम नहीं करना पड़ेगा। वो ग्लास डोर पुश करता है और बेक्स ड्रग स्टोर का बेल बजता है। अंदर से एक रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है और कैजुअली पूछती है कि उसे क्या चाहिए, कॉमन हर्ब्स या इंस्टेंट मैजिक बैंडेजेस सजेस्ट करती है। लेकिन एमसी उसकी बात इग्नोर करता है और सीधा डिमांड करता है कि वो शॉप के ओनर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है और उसके एटीट्यूड को समझने की कोशिश करती है। तभी शॉप के अंदर से एक ग्रे हेड ओल्ड मैन उनकी बात सुन रहा होता है। वो धीरे से आगे आता है, लड़के को हेड टू टो ऑब्जर्व करता है और अपनी मुस्टैच स्ट्रोक करता हुआ उसकी इंटेंशन समझने की कोशिश करता है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बे होंग पायो, शॉप का ओनर। वो डायरेक्टली लड़के से कहता है कि जो कहना है सीधा बोले। एमसी फर्म पोस्चर में खड़ा होता है और बिना हेजिटेशन के अपनी बात शुरू करता है। एमसी सीधा बोल देता है कि वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि एक डेंजरस और पावरफुल मेडिसिन बेचने आया है। ये सुनकर ओल्ड फार्मासिस्ट बोर्ड टोन में साय करता है और कंप्लेन करता है कि हर दिन कोई ना कोई स्ट्रीट वेंडर आ जाता है अपनी स्पेशल इन्वेंशन बेचने। वो बिना इंटरेस्ट के अपनी बैक टर्न करता है और लड़के को कहता है कि फ्ली मार्केट में जाकर अपनी चीप पोशंस बेचे, क्योंकि उसकी एलीट फार्मेसी में ऐसे रैंडम चीजें एक्सेप्ट नहीं होती।
लेकिन एमसी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो कामली वीक ब्राउन वायल निकालकर काउंटर पर रख देता है और ओल्ड मैन को फोकस करने को बोलता है। इस एटीट्यूड से इरिटेटेड होके ओनर वापस मुड़ता है और फिर से कहता है कि वो किसी अननोन आदमी से सस्पिशियस चीज नहीं खरीदेगा। लेकिन एमसी उसकी बात इग्नोर करता है और अनाउंस करता है कि उस वायल में 3 स्ट्राइप्ड मस्कीटो के पॉइजन का प्योर एंटीडोट है। ये सुनते ही पूरी शॉप एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है। ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन शॉक में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरे एम्पायर में अभी तक इसका कोई क्योर एग्जिस्ट नहीं करता। एमसी एक कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट प्रोफेशनल टोन में एक्सप्लेन करता है कि ये मेडिसिन पहले से लेने पर एक प्रोटेक्टिव वैक्सीन की तरह काम करेगा। वो बताता है कि इसका इफेक्ट एग्जैक्टली 10 घंटे तक रहेगा, जिससे हंटर्स बिना डर के इंसेक्ट नेस्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब सुनकर ओनर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। वो चिल्लाता है और लड़के को इंसोलेंट बोलता है। कहता है कि अगर स्कैम करना ही है तो कम से कम बिलीवेबल स्टोरी बनाकर आए। लेकिन एमसी बिल्कुल काम रहता है। वो और 2 वायल्स निकालकर नीटली काउंटर पर रख देता है। फिर वो अपना हुड एडजस्ट करता है और कैजुअली सजेस्ट करता है कि ओल्ड मैन खुद टेस्ट करके देख ले, और अगर उसे लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है तो कांटेक्ट करे। वो एक वाइट कार्ड स्लाइड करता है और बोलता है कि मिडनाइट तक डिसीजन ले ले। अगर कॉल नहीं आया तो वो ये ऑफर किसी और को दे देगा। ये कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। जाते जाते वार्निंग देता है कि कंपटीशन को ऑफर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके जाते ही शॉप में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। ओल्ड मैन अपने बाल पर हाथ फेरता है और डिसबिलीफ में कहता है कि वो लड़का या तो पागल है या फिर कुछ और ही गेम खेल रहा है। तभी काउंटर के पास एक बल्कि एडवेंचरर खड़ा होता है, जिन सू नाम का एक स्क्वाड लीडर, जो पोशंस का शौकीन है। वो इंटरेस्ट के साथ वायल्स को देखता है और ओनर से पूछता है कि क्या ये सच में काम करता है। ओल्ड मैन हेजिटेंट होकर एडमिट करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। ये या तो मिरेकल है या स्कैम। एक्साइटेड होके जिनसू बिना वेट किए वायल उठाता है और हंसता हुआ कहता है कि सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्ट करना। ओनर हैवी साय लेता है और बोलता है कि उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशंस भी इसका क्योर नहीं बना पाई है। लेकिन एमसी का कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में डाउट जरूर छोड़ गया होता है। बिना और सोचे जिनसू वायल का कॉर्क खोलता है और उसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिनसू बिना सोचे समझे वही शॉप के बीच वायल का लिक्विड एक सांस में पी जाता है। ये देखकर अटेंडेंट पैनिक में चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, कहकर कि बिना वेरीफाई की हुई चीज पीना डेंजरस है। लेकिन जिनसू सिर्फ ब्लिंक करता है, अपना मुंह वाइप करता है और कैजुअली बोलता है कि इसका टेस्ट उसे काफी फेमिलियर लग रहा है। ये सुनकर ओनर थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या ये मैजिक क्योर बस नॉर्मल पानी ही है। नाइट बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ हेड नॉट करता है और कहता है कि वो इतनी पोशंस पीता है कि तुरंत समझ जाता है जब किसी चीज में माना ही नहीं होता। ये सुनते ही ओनर कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो जाता है। गुस्से में आकर वो बाकी के दोनों वाइल्स उठाकर सीधा ट्रैश में फेंक देता है और लड़के को एक स्ट्रीट स्कैमर बोलकर कंप्लेन करता है कि वो ऐसे फेक स्टोरीज में फिर कभी नहीं फंसेगा। जिनसू अपना काम कंप्लीट करके नॉर्मल आइटम्स के पैसे देता है और अपना बास्केट लेकर निकलने के लिए रेडी होता है। ओनर कैजुअली पूछता है कि क्या उसकी टीम अभी माउंटेन्स में फ्रॉग मॉन्स्टर्स हंट करने जा रही है। जिनसू कंफर्म करता है कि हाँ, लेकिन साथ ही कंप्लेन करता है कि नॉर्मल पोशंस की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। डोर खोलते हुए वो मजाक करता है कि वो मिरेकल वाटर टेस्टिंग की वजह से ऑलरेडी लेट हो गया है। शॉप में अकेला रहकर ओनर साय करता है और कंक्लूड करता है कि घर पर ऐसा एंटीडोट बनाना सिर्फ इमेजिनेशन ही हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है माउंटेन्स में। शाम होने लगती है और डेंस फॉरेस्ट में मैजिकल एक्सप्लोजन्स दिखने लगते हैं। बुशेस के बीच से एक जायंट डॉग जैसा मॉन्स्टर ग्राउल करता है, अपने शार्प टीथ दिखाते हुए। तुरंत एक ब्लू शील्ड एक्टिवेट होता है जो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट से जमीन हिलती है। अगले ही मोमेंट एक पेनफुल स्क्रीम सुनाई देती है जब रेड क्लॉज डिफेंसेस तोड़कर आसपास के ट्रीज को काट देते हैं। स्क्वाड की मेज पेन में चिल्लाती है और शॉक में पूछती है कि एक ब्लेड टूथ म्यूटेंट वीजल जैसे डेंजरस क्रीचर इतने लो लेवल एरिया में क्या कर रहा है। वो स्वॉर्ड स्विंग करते हुए लीडर जिनसू को बताती है कि पीछे का रास्ता भी क्लियर है और सबको तुरंत रिट्रीट करना चाहिए, वरना सब मर जाएंगे। कफिंग ब्लड वो बताती है कि पूरी टीम ऑलरेडी मस्कीटो पॉइजन से अफेक्टेड है और माना लॉस की वजह से उसका बॉडी पैरालाइज होने लगा है। जिनसू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शील्ड मेंटेन करता है और सबको थोड़ा और होल्ड करने को बोलता है। वो कहता है कि अगर वो इस जायंट वीजल को यहीं खत्म कर दे तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन उसकी बात के बीच ही उसका फोकस ब्रेक होने लगता है। उसे एक अजीब बजिंग साउंड सुनाई देती है। साइड विजन में वो देखता है कि एक 3 स्ट्राइप्ड मस्कीटो उसके नेक पर लैंड कर चुका है।
उस मोमेंट में उसे समझ आ जाता है कि अगर वो भी पॉइजन हो गया तो पूरी टीम का एंड पक्का है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही मस्कीटो उसे बाइट कर लेता है। तुरंत उसका मैजिक शील्ड फ्लिकर करने लगता है, क्लियर साइन की माना ब्रेक हो रहा है। सिचुएशन को समझते हुए वो रियलाइज करता है कि सब कुछ गलत हो चुका है। टीम ओरिजिनली वीक फ्रॉग मॉन्स्टर्स हंट करने आई थी और उन्होंने मस्कीटो प्रूफ गियर भी पहना था, लेकिन ब्लेड टूथ्ड वीजल ने स्टार्ट में ही उनकी प्रोटेक्शन तोड़ दी। उसके बाद मस्कीटोज ने अटैक करके एक एक करके सबको वीकन कर दिया और अब खुद लीडर भी टारगेट बन चुका है। अब वो पूरी तरह से सराउंडेड है, मस्कीटोज और मॉन्स्टर्स दोनों तरफ से। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही होती है। म्यूटेंट वीजल्स और मस्कीटोज से कंप्लीटली सराउंडेड टीम को देखकर सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही होती है। जिनसू समझ जाता है कि अब मिशन नहीं, सिर्फ सर्वाइवल का फाइट चल रहा है। ब्लीडिंग कंडीशन में मेट चिल्लाकर कैप्टन को वार्न करती है कि वो फोकस रखे और इनकमिंग फास्ट अटैक से बचे। तभी एलीट वीजल सीधा जिनसू के थ्रोट पर लंच करता है। बीस्ट हवा को चीरकर एक डेडली पाउंस करता है। उसके रेड क्लॉज मैना शील्ड से टकराते हैं और एक लाउड बूम के साथ शील्ड क्रैक हो जाता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि मिट्टी उड़ जाती है और मॉन्स्टर थोड़ा पीछे पुश हो जाता है, बट शील्ड पूरी तरह शैटर हो जाता है। लेकिन शॉकिंगली जिनसू खुद बिल्कुल ठीक होता है। वो अपने हाथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सिर्फ स्पेल ब्रेक हुआ है, उसकी बॉडी में अभी भी स्ट्रेंथ और एनर्जी फुल है। तब उसे अचानक याद आता है वो टैप वाटर जो उसने फार्मेसी में पिया था। जैसे ही रियलाइजेशन हिट करता है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो तुरंत टीम को रीग्रुप करने को बोलता है और फर्मली अपने स्वॉर्ड पकड़ लेता है। वो डिक्लेयर करता है कि अगर वो पोशन सच में काम कर रहा है तो वो सब मिलकर इन मॉन्स्टर्स को ईजिली खत्म कर देंगे। नेक्स्ट मोमेंट वो हाई स्पीड से जंप करता है और अपनी मैजिक ब्लेड सीधा म्यूटेंट वीजल के बॉडी में घुसा देता है। बीस्ट दर्द से चीखता है। जिनसू एक पागल सी स्माइल के साथ चिल्लाता है कि पोशन काम कर रहा है और अब उनके बचने के चांसेस 100% हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटों बाद सिटी में। सुबह के वक्त साइलेंट स्ट्रीट पर फार्मेसी का बोर्ड हल्का सा ग्लो कर रहा होता है। अचानक एक लाउड क्रैश होता है, ग्लास डोर टूटकर अंदर गिर जाता है और बैग जोर से बजती है। अंदर से ओल्ड ओनर शॉक में बाहर आता है और गुस्से में पूछता है कि कौन पागल आदमी सुबह सुबह उसकी शॉप तोड़ रहा है। तभी जिनसू एंटर करता है, पूरा खून से भरा हुआ, डेस्परेट कंडीशन में। वो जोर से डिमांड करता है कि उसे वही मिरेकल बॉटल्स चाहिए जो सुबह उस लड़के ने दिए थे। नेक्स्ट सीन गुरी सिटी का मॉर्निंग मार्केट। एमसी कामली स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है, फ्री सिटी के केओटिक लेकिन लाइवली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हुए। हर तरफ स्टॉल्स लगे होते हैं। बुचर्स लाउडली फ्रेश मॉन्स्टर मीट सेल कर रहे होते हैं, वो भी काफ़ी चीप प्राइस पर। दूसरी शॉप्स में बीस्ट के कैरापेस से बने हैवी आर्मर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। पूरे मार्केट में एक अलग ही एनर्जी होती है। माउंटेन्स में आइसोलेटेड लाइफ जीने वाले एमसी के लिए ये सब काफ़ी फैसिनेटिंग होता है। वो अपने हुड के अंदर स्माइल करता है और खुद को थैंक्स बोलता है कि उसने आज ब्रेक लिया। नरेशन बताता है कि पॉइजन आर्ट के 3rd लेवल तक पहुंचने के बाद अब वो इतनी प्रिसिजन अचीव कर चुका है कि प्रॉपर पोशंस बना सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उसके पॉइजन कोर को एग्जॉस्ट कर देता है, इसलिए उसे रेस्ट लेना जरूरी होता है। सीन शिफ्ट प्रेजेंट मोमेंट एक लग्जरियस रूम के अंदर। एमसी और ड्रग स्टोर ओनर एक टेबल पर बैठकर पेपरवर्क साइन कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर रिलैक्स्ड होता है और दोनों हल्की सी हंसी शेयर करते हैं। जो ओल्ड मैन पहले रूड और डिसमिसिव होता है, अब कंप्लीटली चेंज हो चुका होता है। बिजनेस लाइक टोन में वो बोलता है कि वो एमसी का सारा स्टॉक खरीदने के लिए रेडी है। एमसी कॉफी सिप करते हुए स्मर्क करता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उस एंटीडोट ने माउंटेन्स में मिरेकल दिखाया और लोगों की जान बचाई। ओनर एक्साइटमेंट के साथ कंफर्म करता है कि ये क्योर गेम चेंजर है। वो कहता है कि ये इन्वेंशन हंटिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर देगा, सिर्फ कुछ ही दिनों में सब कुछ उलटपुलट हो जाएगा। ओल्ड मैन अपनी पहले वाली गलती को रियलाइज करता है और रिग्रेट के साथ लड़के की तारीफ करता है। वो उसे जीनियस बोलता है और मानता है कि उसने एक हिडन डायमंड पहले पहचाना ही नहीं। फिर वो सीधा बिजनेस पर आता है और पूछता है कि टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है। एमसी कैजुअली बताता है कि उसके पास ऑलरेडी 60,000 वायल्स रेडी हैं। ये नंबर सुनकर ओल्ड मैन क्लियरली शॉक्ड हो जाता है। एमसी थोड़ा कनिंग टोन में ऐड करता है कि अगर स्टॉक खत्म भी हो गया तो वो बिना ज़्यादा एफर्ट के और बना सकता है। कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए ओल्ड मैन कैलकुलेट करता है कि हर पोर्शन का प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 है और सेलिंग प्राइस 50,000 रखा गया है। ये देखकर एमसी अंदर ही अंदर हंसता है, क्योंकि असली में वो एक वायल बनाने में 100 से भी कम खर्चा करता है, सिर्फ माउंटेन के वीड्स यूज करके। लेकिन वो अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है और प्रिटेंड करता है कि डील बिल्कुल फेयर है। जब वो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो उसे समझ आता है कि वो ईजिली बिलियंस कमा सकता है। ये सोचकर वो हल्की सी स्माइल देता है। फिर अचानक वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज सजेस्ट करता है।
वो कहता है कि वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करेगा, लेकिन 35,000 पर वायल के रेट पर। ये सुनकर ओल्ड मैन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो अपना प्रॉफिट इतना कम क्यों कर रहा है। तब एमसी कामली एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है ओल्ड मैन सीक्रेटली एक ऑर्फनेज चलाता है और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा वहां डोनेट करता है। इसके बदले में एमसी सिर्फ एक चीज मांगता है, शॉप के अंदर एक सेफ जगह जहां वो पीसफुली अपने एंटीडोट्स मैन्युफैक्चर कर सके। ये सुनकर ओल्ड मैन का एटीट्यूड कंप्लीटली सॉफ्टन हो जाता है। वो इम्प्रेस्ड होकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, पैसे कमाने के साथ लोगों की हेल्प करने का। डील फाइनलाइज होती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। सीन शिफ्ट, गुरी सिटी स्ट्रीट। पॉकेट में ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट और पैसे लेकर एमसी कॉन्फिडेंस के साथ मेन स्ट्रीट पर वॉक करता है। अब उसकी लाइफ क्लियरली चेंज हो रही होती है। एक एली के पास रुककर वो आसपास के शॉप्स देखता है, हाई क्वालिटी गियर और वेपन्स जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था जब वो सिर्फ एक पोर्टर था। तभी एक बॉल्ड मस्कुलर वेंडर उसे आवाज लगाता है और अपने स्टॉल की तरफ बुलाता है। एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि उसे क्राउड में से पिक किया गया। वेंडर कॉन्फिडेंटली अपने फोर्स की तारीफ करता है और गारंटी देता है कि उसका काम एरिया में बेस्ट है। वो थोड़ा चीजी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी देता है और बोलता है कि हैंडसम कस्टमर होने की वजह से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये सुन के एमसी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और सीधा मना कर देता है, कहकर कि उसे अभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वेंडर इजीली छोड़ता नहीं। वो एमसी का शोल्डर पकड़ लेता है और जोर से उसे शॉप के अंदर खींचने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करता हुआ कि बस एक बार देख ले। इस पर एमसी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। वो अपने पैर जमाकर खड़ा हो जाता है और एफर्टलेसली वेंडर का हाथ हटा देता है। ये स्ट्रेंथ देखकर वेंडर तुरंत समझ जाता है कि लड़का नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरनल एनर्जी है जो एक हाई लेवल वॉरियर या मास्टर के लेवल की लगती है। अब इंटरेस्टेड होकर एमसी खुद शॉप के अंदर चला जाता है और वहां डिस्प्लेड स्वॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने लगता है। वो उन्हें ध्यान से टच करता है और उनकी क्वालिटी ऑब्जर्व करता है। उसकी आंखें हल्की ग्रीन ग्लो करती हैं जब वो डिटेल्स नोटिस करता है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इन वेपन्स की फिनिशिंग अभी परफेक्ट नहीं है। वेपन्स को क्लोजली इंस्पेक्ट करते हुए एमसी रियलाइज करता है कि उनकी फिनिशिंग एक्चुअली काफी परफेक्ट है। अपनी सोच चेंज करते हुए वो मान लेता है कि बॉल्ड ब्लैक्समिथ झूठ नहीं बोल रहा था, शॉप में सच में हाई लेवल इक्विपमेंट है। अब कॉन्फिडेंट होकर वो सीधा ओनर से पूछता है कि क्या वो एक कस्टम ऑर्डर बना सकता है, टोटल 100 पीसेस का। वो एक ड्राइंग निकाल कर देता है और बताता है कि उसे विलो लीफ शेप के डैगर्स चाहिए, जो करंट एम्पायर में काफी रेयर टाइप के वेपन्स है। ब्लैकस्मिथ पेपर को ध्यान से देखता है और थोड़ा फ्राउन करता है। वो पॉइंट आउट करता है कि ये ब्लेड साइज में बहुत छोटे हैं, जो नॉर्मल कॉम्बैट के लिए इफेक्टिव नहीं होंगे। इस पर एमसी हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या ये ऑर्डर इम्पॉसिबल है। ब्लैकस्मिथ तुरंत अपना चेस्ट ठोक कर कहता है कि ये उसके लिए बिल्कुल ईजी काम है, लेकिन वो वॉर्न करता है कि प्रॉपर डैमेज के लिए मैना स्टील यूज करना पड़ेगा और उसका स्टॉक ऑलरेडी लिमिटेड है। वो क्विकली कॉस्ट कैलकुलेट करता है और एस्टिमेट देता है अराउंड 250 मिलियन। ये सुनकर एमसी एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन फिर तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेता है। उसे क्लियरली समझ आ जाता है कि मास्टर टैंक की टेक्निक्स यूज करने के लिए पैसा बहुत तेज स्पीड से खर्च होने वाला है। डील फाइनलाइज होती है। एमसी डिलीवरी डिटेल्स दे देता है और शॉप से निकल जाता है। सीन शिफ्ट, स्ट्रीट। चलते हुए वो मेंटली अपनी लिस्ट से डैगर्स का काम कंप्लीट मार्क करता है और सोचता है कि अब नेक्स्ट प्रायोरिटी है ऐसा आर्मर लेना जो ऑर्क के अटैक्स को विथस्टैंड कर सके। उसे मास्टर टैंक की मेमोरीज याद आती हैं, जहां वो लॉन्ग रोप्स पहनता था जिसमें हिडन पॉकेट्स होते थे, जहां पोशंस और वेपन्स इजीली स्टोर हो सकते थे। लेकिन एमसी रियलाइज करता है कि मॉडर्न सिटी में ऐसे ट्रेडिशनल रोब्स पहनना उसे अलग और सस्पिशियस बना देगा, जैसे कोई कॉस्प्लेयर हो। इसलिए वो शॉप विंडोज देखते हुए सोचता है कि कैसे मॉडर्न क्लोथ्स में अपने वेपन्स और पोशंस हाइड करे। तभी उसकी नज़र एक लग्जरी बुटीक पर पड़ती है, जहां एक मैनेकिन स्टाइलिश लॉन्ग ओवरकोट पहने होता है। बाहर एक फॉक्स ईयर्ड सेल्स वुमन फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है और एडवर्टाइज कर रही होती है कि कोट्स मॉन्स्टर हाइट से बने हैं। एमसी तुरंत नोटिस करता है कि कोट के अंदर काफी पॉकेट्स हैं, परफेक्ट फॉर हाइडिंग पॉइजन वायल्स और वेपन्स। सैटिस्फाइड होकर वो बुटीक के अंदर एंटर करता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि शॉप ऑलमोस्ट एम्प्टी है। सिर्फ एक रेड हेड सोर्ड्स वुमन और एक सूटेड मैनेजर के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। उस लड़की को देखकर एमसी तुरंत उसे पहचान लेता है। वो वही है जो मैसेकर के टाइम थी। सिचुएशन अवॉइड करने के लिए वो क्वाइटली वापस मुड़ने का सोचता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही रेड हेड उसे देख लेती है और सबके सामने उसका नाम ले लेती है, जिससे वो रुक जाता है। मैनेजर के सामने आकर वो लड़की उसे एक्सप्लेन करती है कि उसने ऑर्क इंसिडेंट का क्रेडिट लिया था,
क्योंकि गिल्ट डेंजरस क्वेश्चंस पूछ रही थी। वो गिल्ट के साथ एडमिट करती है कि एक्चुअल में वो तो एग्जॉशन से बेहोश हो गई थी और बैटलफील्ड एमसी ने ही क्लियर किया था। सिंसियरली वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि चाहे उसने क्रेडिट लिया हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगी कि उसकी जान किसने बचाई। एमसी उसकी ऑनेस्टी से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिशन को अप्रिशिएट करता है। वो बस हल्का सा नॉट करता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। थोड़ा एम्बैरस होकर वो कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करता है और कैजुअली कहता है कि उसे इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बस अटैक किया था। एमसी कामली एक्सप्लेन करता है कि उसने ऑक्स पर अटैक हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पॉइजन टेक्निक टेस्ट करने के लिए किया था। वो ऑनेस्टली एडमिट करता है कि उसे नहीं लगता कि वो इतनी ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है, क्योंकि उसने लड़की की जान ऑलमोस्ट एक्सीडेंटली बचाई थी। तभी टेंस एटमॉस्फेयर के बीच बुटीक मैनेजर जोर से क्लैप करती है और रेड हेड मेज पर चिल्लाती है कि वो कस्टमर्स को वेट क्यों करवा रही है। डर के मारे मेज तुरंत अपोलोजाइज करती है और अपनी बॉस को रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करती है। हेड डाउन करके वो रिच कस्टमर से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन फिर रिलक्टेंटली बोलती है कि वो उससे वो स्पेशल ओवरकोट सेल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एमसी का ध्यान तुरंत उस कोट पर जाता है जो उसने विंडो में देखा था। मैनेजर गुस्से में एक्सप्लोड हो जाती है और कहती है कि कस्टमर के मेजरमेंट्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो अब सेल कैंसिल करना कोई मजाक नहीं है। रेड हेड काम रहने की कोशिश करते हुए एक्सप्लेन करती है कि वो कोट उसके इन्वेंट्री का सबसे वैल्यूएबल आइटम है, इसलिए वो इसे कैजुअली नहीं बेच सकती। रिच कस्टमर इरिटेटेड टोन में रीजन पूछती है, लेकिन मैनेजर उसे चुप रहने को बोल देती है और ऑर्डर करती है कि कोट किसी भी हाल में बेचा जाए। ये ह्यूमिलिएशन देखकर कस्टमर फेडअप हो जाती है और बिना कुछ लिए शॉप से निकल जाती है। मैनेजर फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़ लेती है और रेड हेड पर चिल्लाती है कि उसने अपनी अक्ल खो दी है। एमसी ये सब देखकर समझ जाता है कि रेड हेड की जिद ने उसे एक पावरफुल और रिच एनिमी दे दिया है। सिचुएशन काम होने के बाद एमसी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उसने इतना एक्सपेंसिव आइटम ऐसे ही क्यों कैंसिल कर दिया। इस पर रेड हेड मेज थोड़ी मिस्चिवस स्माइल के साथ हिंट देती है और कहती है कि शायद लड़का थोड़ा स्लो है समझने में। एमसी कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना अपने बारे में। मेज हेड शेक करके कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी इंटेंशन समझ ना पाया हो। तब एमसी सीधा पूछता है कि वो कहना क्या चाहती है। विदाउट हेजिटेशन मेज उस कोट की तरफ पॉइंट करती है और डिक्लेयर करती है कि वो उससे गिफ्ट करना चाहती है एज अ थैंक यू फॉर सेविंग हर लाइफ। एमसी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि बिना प्रॉपर रीजन के वो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेज सीरियस हो जाती है और इंसिस्ट करती है। वो कहती है कि उसका इंटेंशन मैटर नहीं करता, सिर्फ ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वो अभी जिंदा है उसकी वजह से। थोड़ी इमोशनल टोन में वो एडमिट करती है कि माउंटेन्स में कब क्या हो जाए पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज़ अभी देना चाहती है, वरना शायद बाद में मौका ही ना मिले, जैसे उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और फाइनली गिफ्ट का रियल वेट समझता है। उसके दिमाग में उसकी पुरानी लाइफ फ्लैश होती है, जहाँ उसे सिर्फ इंसल्ट्स और रिजेक्शन मिला था। उसे याद आता है कैसे उसकी स्टेप मदर और सिबलिंग्स उसकी इलनेस का मजाक उड़ाते थे, और अब पहली बार कोई उसे इतनी सिंसियरिटी के साथ कुछ दे रहा था। एमसी जब रेड हेड मेज की सिंसियर ग्रैटिट्यूड फील करता है तो उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसका गार्ड फाइनली थोड़ा डाउन होता है और वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रेड हेड काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो खुशी से क्लैप करती है और उससे बोलती है कि जल्दी से मेजरमेंट्स दे दे, कहीं वो अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। सीन शिफ्ट, सेलेस्ट्रियल रेल्म। दूसरी तरफ एक डायमेंशनल पैराडाइज में एक इममॉर्टल बोर होकर कंप्लेन कर रहा होता है। वो यूनिवर्स से ही चिल्लाकर कहता है कि ये जगह कितनी बोरिंग है। क्लाउड पर बैठा हुआ एक स्वॉर्ड मास्टर टाइप इममॉर्टल अपने पैर लटकाकर मैजिकल वीड च्यू कर रहा होता है, जबकि आसपास के दूसरे इममॉर्टल्स इनलाइटनमेंट की बातें कर रहे होते हैं। अपने व्हाइट हेयर को बांधते हुए वो डोंगजिन नाम का इममॉर्टल कंप्लेन करता है कि सेलेस्ट्रियल रेल्म का रूटीन बहुत मोनोटोनस हो गया है। वो अपने आसपास के इममॉर्टल्स का मजाक उड़ाता है, कहता है कि सब एक जैसे व्हाइट बियर्डेड ओल्ड मैन हैं जो बोरिंग रोब्स पहनते रहते हैं। तभी उसकी नज़र एक अजीब इंसान पर पड़ती है जो सबसे अलग दिख रहा होता है। वो क्यूरियस होकर उसे ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पॉइजन डीमन तांगगुन अचे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो ट्रेडिशनल रोब्स के बजाय मॉडर्न क्लोथ्स पहने हुआ होता है, बिल्कुल एमसी की तरह। तांगगुन बिल्कुल चिल मोड में होता है, दूसरों की ओपिनियंस की परवाह किए बिना अपनी स्टाइल मेंटेन करता है। ये देखकर डोंगजिन को इंटरेस्ट आता है। वो सोचता है कि शायद इस फैशनेबल मैडमैन के साथ टाइम स्पेंड करना बोरिंग रूटीन से बेटर होगा। वो डिसाइड करता है कि उसके पास जाकर थोड़ा इंटरैक्शन करे, शायद कुछ टेक्निक्स एक्सचेंज करे या फिर मॉडर्न ड्रेसिंग के टिप्स ले। उधर तांगगुन एक सेलेस्टियल फ्रूट एंजॉय करता है और सिचुएशन को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा अम्यूज्ड फील करता है।